मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकब ब्लेक से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ की कैसे उसको मारा गया, क्यों मारने के बाद अब उस इंस्पेक्टर का क्या हुआ जिसने उसे अरेस्ट किया। प्लस इससे रिलेटेड हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएससी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिज्म का। रेसिज्म क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, फीचर्स के बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को, इम्पैक्ट करने के साथ साथ इसके क्या वेज हैं, कैसे हम इसको समाप्त कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर और कैसे एक यूनिफाइड समाज, एक यूनिफाइड सोसाइटी बनाने की तैयारी कर सकते हैं। इसका हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस देंगे जिसमें आए दिन कितने टाइम में कितने मर्डर्स हो चुके हैं ब्लैक के, व्हाइट सुपरमेसी के द्वारा। तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको स्टार्टिंग से अंत तक मिलेगी। ऑब्वियसली ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि हमने टॉपिक को क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपके पास काफी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास को परचेज कर सकते हैं और घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। इस बीच में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप इसे सॉल्व करने के लिए गिवन सोशल आईडी की कांटेक्ट नंबर्स पर हमसे डिटेल में बात कीजिए ताकि हम उनको सॉल्व करवा सकें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube पर अगर आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कीजिए ताकि बहुत सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, PDF आपको आसानी से मिल जाए और घर बैठ के तैयारी भी की जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है जेकब ब्लेक की। जेकब ब्लेक 29 साल का एक ब्लैक मैन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हत्या हुई तो ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से आगे एक बहुत तेज रेवोल्यूशन या एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करना है हमने। तो जेकब ब्लेक 29 साल का व्यक्ति जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया रहता है कोनिशा शहर के अंदर विस्कॉन्सिन नाम की जगह पर। इसको पुलिस ने गोली मारी है, 7 गोलियां मारी हैं, वो भी तब जब वो आराम से पुलिस को अपना अरेस्ट दे चुका था, गाड़ी में बैठ चुका था। पुलिस वाले ने पीछे से 7 गोलियां मारी। जब गोलियां मारी जा रही थी उस समय में जेकब ब्लेक, उसकी फैमिली, उसके बच्चे सामने देख रहे थे और उस समय में उसको शूट किया जा रहा था। बकायदा इस समय जो बायस्टैंडर्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने इस पूरी वीडियो का, पूरी चीज का, इस पूरे सीन का रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली जब ये न्यूज के अंदर आया तो ये बहुत बड़ा वायरल बन गया, एक बवाल बन गया। बवाल इन द सेंस काफी ज्यादा एक इशू क्रिएट हो गया। अब इशू क्रिएट हुआ तो पुलिस की एट्रोसिटी जो थी उस पर काफी सारे सवाल उठने लगे, जिसमें अभी पीछे नोटिस किया गया। तो नोटिस करने के बाद पता चला कि अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों को, ब्लैक पीपल को मार दिया गया है, जिनके बार बार एक तरीके से आवाज उठाने के बाद भी किसी भी प्रकार से उन पर कोई भी एक्शन सरकार नहीं ले रही है। और अमेरिका के अंदर पुलिस की जो एट्रोसिटी है, जो इस तरीके की हरकतें हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ रही। अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर आपको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की भी इसी प्रकार से पुलिस की एट्रोसिटी की वजह से हत्या की गई थी। अब इधर जो इनके वकील हैं, इन्होंने बताया कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे गोली लगने की वजह से क्या हो गया, वो जीवन भर चल नहीं सकता, जबकि पुलिस वाले कहते हैं कि उसे गाड़ी में बिठाया गया तो गाड़ी में बिठाने के बाद में वो कुछ एक्टिविटी कर रहा था, बदलने की, निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस वाले प्रेशराइज कर रहे थे, चारों तरफ से उसे घेर रखा था। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर आराम से देख सकते हैं, ये है जेकब ब्लेक जो व्हाइट कलर की आपके सामने टी शर्ट में घूम रहे हैं। इसके सामने ये पुलिस वाले हैं। नियर अबाउट 6 पुलिसमैन थे जिस समय में जेकब ब्लेक को पकड़ा गया। अब रीजन क्या था? रीजन ये था कि जेकब ब्लेक को पहले भी 1-2 छोटे मोटे क्राइम्स की वजह से पकड़ा जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने उन दोनों ओकेजन्स में, अक्टूबर 2018 में और अप्रैल 2019 में, उसे पहले अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो रिकॉर्ड जो थे, वो प्रॉपरली, वो केसेस जो थे वो डिसमिस हो चुके थे। प्रूव हो चुका था कि उसमें जेकब ब्लेक को किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया है। इन पर जो उस समय में केस लगे थे, वो केस लगे थे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस लगे थे, पहले किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में जबरन घुसने के केसेस लगे थे, छोटी मोटी डोमेस्टिक अब्यूजेस के केसेस लगे थे 6 जुलाई को, जो कि प्रॉपर्ली डिसमिस हो चुके थे। फाइनली अब फिर दोबारा से यहाँ पे कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट था जिसके बारे में प्रॉपर क्लियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट क्या था, लेकिन क्या हुआ, उसके नाम पर इन्हें अरेस्ट वारंट मिला जिस पर ये गए और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करी। उसने अरेस्ट दे भी दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे मार दिया।
मारने के पीछे एक बहुत सिंपल सी स्टोरी बताई। पुलिस की थ्योरी क्या थी कि उसने जब निकलने की कोशिश करी या गाड़ी में बिठाया तो उसने पुलिस वालों के लिए अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल लिया, एक बड़ा सा एक नाइफ निकाल लिया जिससे वो पुलिस को हर्ट कर सकता था, जो कि एक जबरदस्ती की बनाई हुई थ्योरी है। अगर उसे बचना होता तो वो गाड़ी में ही बैठ के क्यों चाकू निकालता, इस बात को लेकर भी एक पॉइंट क्रिएट होता है। खैर, जबकि जेकब ब्लेक जो था वो मारा गया, ब्लैक पर्सन था, तो एक नॉर्मली अमेरिका के अंदर एक सिनेरियो बना हुआ है, पूरी की पूरी जितनी भी आबादी है उसका 13% जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक पीपल की है। 13% जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक की है या उन लोगों की है जो अमेरिकन नहीं है, व्हाइट सुपरमेसी के नहीं है। अब इनके साथ में बार बार एट्रोसिटी होती है, काफी ज्यादा इनको लोगों को मारा जाता है। जब मारा जाता है तो ऑटोमेटिकली इनके लोगों में एक हैटर्ड की फीलिंग बन चुकी है कि भाई इनको जब मारा जाता है तो ऑटोमेटिकली इनको पता है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो ऑटोमेटिकली अब इन्हें तंग किया जाएगा, जिसका एक लाइव एग्जांपल भी है कि अभी अमेरिका की जेल्स की बात करते हैं, प्रिजन की बात करते हैं, तो इन जेलों के अंदर ऑलमोस्ट 75% पीपल जो है वो सारे ब्लैक हैं। 75% आबादी ब्लैक की है, लगभग 10% आबादी वो है जो ब्लैक नहीं है बट अमेरिकन भी नहीं है। बची हुई 15% आबादी सिर्फ अमेरिकन की है जिनको क्राइम की वजह से पकड़ा गया। अब जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली इकट्ठे हो चुके हैं और डिमांड कर रहे हैं जेकब ब्लेक के लिए इंसाफ की, कि इंसाफ दिलाया जाए। हालांकि अभी ये होश में है लेकिन जीवन भर चल नहीं सकते। उसके बच्चों के सामने उसे गोली मार दी गई। उसकी मदर ने एक बहुत जबरदस्त स्पीच दी और बताया कि हमारी जीवन की भी कीमत है, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, लेकिन हमारे जीवन की कीमत है। इसी बीच में उसके दोस्त ने बताया कि उसकी फैमिली ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से गो फंड रेजर नाम से, गो फंड मी नाम की एक साइट बनाई जहां पे फंडिंग के लिए डिमांड करी ताकि इस मूवमेंट को चलाया जा सके। 48,000 से ज्यादा डोनर्स ने डोनेट किया। 2 मिलियन का एक टारगेट था, 1.3 मिलियन अब तक इकट्ठा किया जा चुका है। आपको पता होगा कि अभी जेकब ब्लेक की मौत के बाद काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज पर आग लगाई जा रही है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, कारों को जलाया जा रहा है। अभी पार्किंग के अंदर नियर अबाउट 50 से ज्यादा कार्स को आग लगा दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई। कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर सामने से बहुत सारे लोग आर्म्स और वेपन लेकर आ रहे हैं और हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट करने वाली फैमिली कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, पोलाइट और पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट ने काफी लंबे अरसे से कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं, 23 तारीख का मुद्दा था, 23 तारीख से अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। फाइनली आज जाकर एक स्टेटमेंट दिया कि भाई उसकी जो बंदा है उसे पकड़ लिया गया है, जो पुलिसमैन था, 7 साल की जॉब कर चुका है, फाइनली लीव पर यानी सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर है और ट्रायल मिलने पर पनिश किया जाएगा। अब इस बीच में क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है तो ये द पायनियर का न्यूज है, यूएस का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें 3 गोलियां चली, 2 गोली लगते ही मर गए, एक के सर में गोली लगी, एक की चेस्ट में, हार्ट पे गोली लगी और एक व्यक्ति को कहां गोली लगी नहीं पता। लेकिन जेकब के लिए ये क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट की डिमांड कर रहे थे। पुलिस के पास हर बार की तरह एक ही रिप्लाई है कि भाई ये टेररिज्म फैला रहे थे, मिलिशिया का सेक्शन था। सच्चाई यह है कि ब्लैक पीपल को अमेरिका में देखते के साथ ही एक तरीके से जैसे इंडिया में जरा सी कोई बात होती है तो क्या कर देते हैं, इंडिया में सीधी सी बात कह देते हैं कि भाई ये धार्मिक दंगे हैं, तो वहां पर भी सेम यही है कि जरा सी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें मिलिशिया या ब्लैक या फिर बेसिकली एक प्रोटेस्टर्स का नाम देकर के शूट कर दिया गया, जिसमें अभी तक कोई भी थर्ड पर्सन की जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि वो अभी सेफ ही होगा। अब ये बात एक जॉर्ज जेकब ब्लेक की नहीं है। जेकब ब्लेक से अभी कुछ समय पहले ही 25 मई का सीन है। 46 ईयर ओल्ड ब्लैक मैन यहां पर ये जमीन पर पड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। इस आदमी को नकली नोट के नाम पर पुलिस ने पकड़ा, जो कि नकली नहीं था और टोटल वो $20 का नोट था। इतना भी बड़ा नोट नहीं था कि उस आदमी की हत्या कर दी जाए। पुलिस आती है, उसको 9 मिनट तक उस पर अपना ये घुटना उसके गर्दन पर रखती है। वो बंदा कहता है आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन पुलिस वालों ने अपना हाथ नहीं हटाया, अपना पैर नहीं हटाया और उस पर तब तक पैर रखे रखा जब तक वो मर गया। अभी हाल ही में मई के अंदर ही, मई में जब ये सीन हुआ तो मई और जून के अंदर अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। ब्लैक पीपल ने काफी ज्यादा शोर मचाया। अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी ने बताया कि उनके साथ आए दिन पुलिस वाले ऐसी एट्रोसिटी करते हैं और उनको मार दिया जाता है, अन्यथा किसी फेक केसेस में फंसा दिया जाता है। तो अब वर्ड आता है ब्लैक लाइव्स मैटर। ये पूरे अमेरिका के अंदर
फैला हुआ है, अमेरिका या यूएस के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारी जीवन की भी कीमत है। तो ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर है, ये पॉइंट आया कहां से? इस पॉइंट को समझना है तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 2003 के अंदर, जब एक ब्लैक पर्सन को, अनाम था, टीनेजर था, जिसका नाम था ट्रेवन मार्टिन, इसको गोली मार दी गई पुलिस के द्वारा और ये व्यक्ति मर गया। अब ऑब्वियसली टीनेजर था, मर गया, कोई गलती नहीं थी इसकी। तो कैलिफोर्निया की एक एक्टिविस्ट थी एलिशिया गार्जा, इन्होंने फेसबुक पर अपनी स्टेटमेंट दी, ब्लैक पीपल आई लव यू, आई लव अस, आवर लाइव्स मैटर, उसने ये लिखा और उसके बाद हैशटैग का स्टार्टिंग हुआ। हैशटैग की स्टार्टिंग में लिखा गया हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर्स करके। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने इकट्ठे हो करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इनका एक ही गोल था कि जितने भी इसके नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है पुलिस के द्वारा जो होते जा रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, और उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद सरकार के सामने प्रेजेंट करना कि किस तरीके से एट्रोसिटी जो है पुलिस के द्वारा बढ़ती जा रही है। ओबामा के कार्यकाल के अंदर ये ब्लैक पर होने वाली एट्रोसिटी लगभग ना के बराबर हो चुकी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में इस तरीके के मुद्दे जो हैं लगातार देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा ऐसे मुद्दे समझ में आ रहे हैं जिसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ब्लैक लाइफ मैटर अब डिस्क्राइब करता है अपने आप को एक चैप्टर बेस्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है ब्लैक लाइफ के राइट्स को लेकर, उनके ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार को लेकर। ये बेसिकली एलजीबीटी कम्युनिटी हो गई, ब्लैक पीपल हो गए और डिसेबल पीपल के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई लड़ने के बाद उनको प्रॉपर अधिकार, प्रॉपर एक तरीके से न्याय, जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक 2015 का एक रेशो दिया गया जिसके अंदर यहां पर सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा होगा कि जितने भी लोग यहाँ 2015 के अंदर रेट ऑफ बेसिकली मर्डर होता है ब्लैक पीपल का, मारे जाते हैं व्हाइट पीपल के द्वारा यानी व्हाइट सुपरमेसी के द्वारा, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो मिलती है वो आपको ब्लैक पर्सन की मिलती है, और ऑलमोस्ट नगण्य यानी जीरो, मतलब बहुत कम वैल्यू मिलती है, वो मिलती है व्हाइट पीपल की। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया। जेलों को अगर आप चेक करें तो वहां पे ज्यादातर जो भरे हुए हैं वो लोग कौन है? वो लोग आपके ब्लैक पर्सन ही मिलते हैं। अब आ जाता है ये मुद्दा क्या है असलियत में, रेस क्या है, रेस के बाद रेसिज्म क्या है, ये सारी चीजें अब आपके ये यूपीएससी सेक्शन से रिलेट करती हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। रेस की बात करें तो रेस होता है आइडेंटिटी विद अ ग्रुप जिनका बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स लगभग एक जैसे हो और उनके डिस्टिंक्ट हो बेसिकली एथनिसिटी से। इसको दूसरी भाषा में एग्जांपल दिया जाए तो इन द यूएस एशियंस आर अ रेस। एशियंस यानी कि जो अमेरिकन नहीं है, जो दूसरे देश से आकर यहां बसे हैं वो रेस हैं, और एशियन अमेरिकन जो है वो सेम एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल कहलाते हैं। यानी जो अमेरिका में आकर बस गए यानी एशियन है लेकिन अमेरिकन बन गए तो वो एथनिक बन गए। अब इन्होंने थ्रू एशियन अमेरिकन इज अ बोर्ड ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स एशियन बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, रेस का अगर मीनिंग समझना है तो रेस एक ग्रुप और कम्युनिटी ऐसे लोगों का होता है जिनका कॉमन फिजिकल एट्रीब्यूट सेम होता है, सोशल क्वालिटीज सेम होती हैं उनके अंदर, और समाज में लगभग हर चीज का जनरल व्यू जो होता है वो सेम होता है, यानी कि लगभग एक ही विचारधारा चलती है। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि ये रेस जो है बेसिक फिजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर मानी जाती है, और कहते थे कि जेनेटिक्स भी होती है, लेकिन 20th सेंचुरी की स्टडी के बाद पाया गया, लास्ट 20th सेंचुरी की जो पाए गए उसमें क्या पाया गया कि ये जरूरी नहीं है कि रेस उनको ही बोला जाए। आज के दिन ऐसे बहुत सारे रेस हैं, जैसे ज्यूइश रेस हो गई, अरब रेस हो गई, चाइनीज रेस, इसी के बाद फ्रेंच रेस, स्लेविश रेस, स्लेव्स की रेस को स्लेविश रेस कहा जाता है। तो ये सारे सेक्शंस जो होंगे वो रेस का हिस्सा बनेंगे। अब रेसिज्म क्या है? अब रेसिज्म एक ऐसा एक्ट है जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर अलग अलग तरीके के प्रेजुडाइज, पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन के बाद में एंटागोनिज्म की एक फीलिंग रखते हैं, जिसमें दूसरी प्रजाति को या दूसरी जाति को बेसिकली दबाना, अधिकारों का हनन करना, नफरत की कमजोर या कम प्रजाति के लिए भावना रखना रेसिज्म कहलाता है। रेसिज्म के अंदर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्लार्क की एक बुक में लिखा हुआ था कि बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर और इंस्टीट्यूशनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच जो डिग्रेड हो जाती है, डी वैल्यू कर देते हैं कलर
और स्किन के आधार पर। इसी में ही एक 1997 में भी एक था कि डिप्लॉयमेंट ऑफ पावर अगेंस्ट ग्रुप्स परसीव्ड एज इंफीरियर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल लेवल, कि किसी भी तरीके से दूसरे जो पार्टी है, दूसरे सेक्शन के लोग हैं, वो कमजोर हैं, उनको बेसिकली किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अब इस पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब रेसिज्म के आधार पर स्लेव्स को, स्लेवरी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया, दास प्रथा को रिप्रेजेंट किया गया। अब दास प्रथा को रिप्रेजेंट किया गया तो अब्राहम लिंकन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट किया, 13th अमेंडमेंट करके स्लेवरी सिस्टम को खत्म कराया और कहा ऑल मैन आर इक्वल। इस रेसिज्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 13 अमेंडमेंट लाए और 13th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कहा कि ऑल मैन आर इक्वल। धीरे धीरे इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया और रेसिज्म को कम करने का प्रयास किया। लेकिन सत्यता तो यह है कि आज भी अमेरिका में कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का रेसिज्म देखने को मिल रहा है। अब अगर पूछते हैं कि रेसिज्म और एथनिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सिंपल डिफरेंस है। एशियन एक रेस है, ज्यूज एक रेस है, ज्यूज के बाद अरब एक रेस है, लेकिन जब एशियन अमेरिकन बन जाते हैं, यानी एशियन पीपल अमेरिका में आकर बस जाते हैं, इमिग्रेशन ले लेते हैं, वहां का बेसिकली सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो वो एक एथनिसिटी बन जाती है। इन द यूएस 2 टर्म्स एनकम्पास द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। यहां पर एक ही तरीके के व्यक्ति के लिए 2 टर्म्स यहां पर आ जाती हैं। इनका अब बेसिकली अलग अलग लोग इसका और ज्यादा डेप्थ में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई बेनिफिट सा नजर नहीं आता है। ओफन अगर हम बात करें, अगर आमतौर पर बात करें तो रेस इज अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल इज अ मिक्सचर ऑफ फिजिकल, बिहेवियरल, कल्चरल एट्रीब्यूट। जबकि एथनिसिटी की बात करते हैं तो एथनिसिटी डिस्क्राइब्स अ पर्सन लैंग्वेज एंड शेयर्ड कल्चर। ये वर्ड याद रखना, शेयर्ड कल्चर, यानी कि जब अमेरिका में रहने लग जाते हैं तो कल्चर भी शेयर करने लग जाते हैं, लगभग लैंग्वेज भी सेम शेयर करने लग जाते हैं, तो वो एथनिसिटी बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रेसिज्म और एंटी सेमिटिज्म क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब अगर बात करते हैं तो यहां पर नाजी जर्मनी जो थे एंटी सेमिटिज्म थे, मतलब जो उनकी तरह नहीं दिखाई दे रहा है उनसे वो सीधा नफरत करने लग जाएंगे। दूसरे को गंदा, घटिया, कमजोर या बेसिकली ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हम कहते हैं एक एंटी सेमिटिज्म, कि हमारी सिमिलर नहीं है। वन डिफरेंस बिटवीन एंटी-सेमिटिज्म टुवर्ड्स Jew is that the Jews were considered to be evil, और उन्हें इंफीरियर समझा जाता था, कमजोर समझा जाता था। और रेसिज्म में फर्क क्या है, यहां पे कमजोर नहीं, उन्हें दूसरा या पराया समझा जाता है। अगले पॉइंट में आता है कि क्या रेसिज्म जो है खाली लिमिटेड है कलर्ड पीपल के लिए, रेसिज्म क्या सिर्फ और सिर्फ इसी लोगों के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। काफी सारे मैंने इसके लिए पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 कहता है कि रेसिज्म करंट टाइम के अंदर जो एंटी इमिग्रेंट पीपल हैं उनके लिए भी आता है। जेनोफोबिया टेंडेंसी है कि जो हमारे जैसा नहीं है उसको देख के चिढ़ना, जलना, गुस्से होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे होते रहे हैं जिसके अंदर इनकी वैल्यू डिग्रेड होती रही है। एशियन कम्युनिटी जो बेसिकली ऐसी प्रकार की जो हैटर्ड है फील करती रही है। अब बहुत सारे ऐसे गोरे लोग भी होते हैं जो अमेरिका जाएंगे या कहीं दूसरे देश जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में काफी लंबे अरसे तक भारतीयों को मारा जाता रहा है। चाइनीज गोरे जरूर हैं, सेम कलर है, लेकिन फिर भी उनका फेस जेस्चर, बॉडीकल फिजिकल फीचर्स एक जैसे नहीं है, तो वहां पर भी सेम इसी प्रकार की एट्रोसिटी देखने को मिलती है। इसमें इनडायरेक्टली जो एक तरीके से कहता है ना, मिनी एक टेररिस्टों का ग्रुप हो जाता है, जैसे नॉर्मली गली कूचे के लोग, गुंडे बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब इन पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हो जाती है तो इनमें से जो ये लोग हैं, ये जो अलग प्रजाति के लोग हैं, ये क्या करते हैं, उठते हैं और अलग अलग छोटे मोटे फिर अटैक करते हैं अपने आप की प्रेजेंस को दिखाने के लिए, अपनी सोसाइटी की वैल्यू और कल्चर को बचाए रखने के लिए छोटे मोटे अटैक करते हैं। और अटैक करने से उल्टा इंपैक्ट पड़ता है कि इनकी पूरी प्रजाति को बेसिकली क्या एक गलत तरीके से देखा जाने लग जाता है। सोसाइटी में जो थोड़ी बहुत वैल्यूज है वो और ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है। अब इसी चीज को एक तरीके से देख सकते हैं कि क्या रेसिज्म, इस क्वेश्चन को अभी ध्यान से सुनना है कि क्या रेसिज्म सिर्फ वेस्ट तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है।
रेसिज्म वेस्ट में नहीं, आपके इंडिया के अंदर भी है। इंडिया में अफ्रीकन स्टूडेंट्स मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के अंदर पीटे गए, उनके खिलाफ वायलेंस के केसेस हुए, लेकिन मजबूरी क्या थी, वहां पर इनको रोक दिया गया। चाइना में उइगर मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ। इंडिया में नेपाल से आए हुए गोरखा या रोहिंग्याज हैं, उनके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो बेसिकली बांग्लादेश में जैसे इंडिया से जाने वाले हिंदू फैमिलीज हैं, उनके साथ यही होता है। तो ये बेसिकली ये कहना कि रेसिज्म खाली वेस्ट तक फैला हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। रेसिज्म की कोई एग्जैक्टली आपके पास कोई स्टीरियोटाइप एक डेफिनेशन नहीं है कि इंडिया में या अमेरिका में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो कहीं भी आपको मिल सकता है। जर्मनी के अंदर भी पाया गया था, जर्मनी के अलावा हर देश में पाया जाता। आज भी बहुत सारे सेक्शन हैं। जैसे पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान में बलोच के लोग खुद को अलग मानते हैं। बलूचिस्तान की जो आर्मी बनी हुई है वो बाकी पाकिस्तान और सिंध के लोगों से खुद को अलग मानती है, सुपीरियर मानती है। तो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी का मतलब ही हो गया कि दूसरे को छोटा समझना, कमजोर समझना, अपने से अलग समझना। तो ऐसी जो फीलिंग है वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा ही करेगा। अब आ जाता है पॉइंट यहां पर कि भाई हाउ रेसिज्म परसिस्ट इन यूएस। अब 13th अमेंडमेंट के बाद ये कंडीशन तो क्लियर हो गई कि अमेरिका में ऑल मैन आर इक्वल, लेकिन फिर भी ओपन डिस्क्रिमिनेशन के ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। अब तक लगभग 100 से ज्यादा ब्लैक पीपल को मारा जा चुका है, जिनके प्रॉपर वीडियो एविडेंसेस है और शॉर्ट टाइम पीरियड में ऐसे दिक्कतें आई। सन 2001 से लेकर 2019 तक में अब तक ऐसे 100 से ज्यादा केसेस देखे गए हैं, लेकिन सरकार उस पर अपने इस पुलिस की एट्रोसिटी या इस तरीके की एट्रोसिटी को रोकने की बजाय उनमें से कुछ को पनिश कर देती है और उसके बाद उस लेसन को हमेशा के लिए बंद कर देती है। क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन है कुछ समय के लिए चलाई जाती है और फाइनली सस्पेक्ट के बाद में इसकी मानसिकता को दूर नहीं किया जाता, बेसिकली उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। सेवरल स्टेट्स ऑफ यूएसए ब्लैक आउट नंबर व्हाइट्स बाय सीरियस अमाउंट इन प्रिजन, यानी कि ज्यादातर लोग जेल में, ये मैं बता चुका हूं। अगर कंपेयर किया जाए तो ब्लैक को ज्यादा सीवियर पनिशमेंट मिलती है कंपैरिजन में व्हाइट के। ज्यादातर व्हाइट को सजा माफ भी हो जाती है, लेकिन अमेरिका के अंदर व्हाइट की सजा माफ होने के बाद ब्लैक की सजा माफ होना बहुत कम होता है। मतलब एक ठप्पा लग गया कि ब्लैक इट मींस ये गलत है, ब्लैक इट मींस इसको सजा मिलना ही मिलना है। तो यहां पर एक मानसिकता सेट हो चुकी है कि व्हाइट्स सुपीरियर, वो भी अमेरिकन से सुपीरियर। इसी के लिए एक नियो नाजिज्म नाम का एक ग्रुप भी बना है अमेरिका के अंदर। याद रखिएगा, नियो नाजिज्म नाम का एक ग्रुप भी बन गया है जो बेसिकली अपनी 70% पॉपुलेशन को कहता है कि अपनी अलग करो और एक नया एक सेक्शन बनाओ जहां पे सिर्फ यही रहेंगे और जो बाकी सेक्शन है उनको हटाओ और उनको बाहर निकालो। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने कभी एंटीफा ग्रुप को उठाकर क्या कर दिया, टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया अमेरिका के अंदर ही। सेम ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बनते हैं जहां भी अमेरिका के खिलाफ, वहां पे उनको किसी ना किसी नाम से बदनाम कर दिया जाता है और उसे बैन करने की कोशिश की जाती है। अब इंपैक्ट्स की बात करते हैं तो इंपैक्ट एक नहीं है, बहुत सारे इंपैक्ट है। कितने इंपैक्ट्स गिनेंगे? इंपैक्ट्स में पॉलिटिकल इंपैक्ट्स है, सोशल इंपैक्ट्स हैं, इसके बाद इकोनॉमिकल इंपैक्ट्स हैं, तो बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं। इंपैक्ट्स बहुत सारे हैं। इंपैक्ट्स को स्टडी करना है तो ध्यान से सुनते जाइएगा। अब रेसिज्म की जो ये सिस्टमैटिक जो आइडियोलॉजी है, ये जो सेट ऑफ बिलीफ बना हुआ है, ये जहां भी जाएगा वो कोशिश करेगा दूसरे को हर्ट करे, दूसरे के राइट्स को कम करने की कोशिश करे। इसमें क्या होगा कि एक डिवाइड बन चुका है सोसाइटी के अंदर की एक तरफ सिर्फ व्हाइट सुपरमेसी अमेरिकन और दूसरी तरफ ब्लैक या फिर एशियंस या फिर अदर। इसमें हायर और लोअर की फीलिंग आ चुकी है जिसने सोसाइटी की हार्मनी के अंदर सोशल हार्मनी क्रिएट करने के बाद डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। इसमें परमानेंट ग्रुप बन चुके हैं जिसके अंदर इंफीरियर क्लास अपने आप को ब्लैक्स की तरफ और सुपीरियर क्लास अपने आप को व्हाइट्स की तरफ कन्वर्ट कर चुका है प्रॉपर्ली, और आपस में इसी वजह से जरा सा कोई मुद्दा होता है उसके अंदर पूरा अमेरिका फिर दोबारा से जलने को स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अमेरिकन के व्यूज के अकॉर्डिंग जो दिल्ली के राइट्स से उन्होंने भी काफी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दी थी। अगर उन स्टेटमेंट्स को अगर तुलना किया जाए अमेरिका से तो आज के दिन अमेरिका में ज्यादा आगजनी और ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं इस तरीके के, भारत में उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होते हैं।
अब बात करते हैं पॉलिटिकल की। पॉलिटिकली अगर बात करते हैं तो ये डिवीजन का जो बंटवारा हो चुका है आपस में सोच के आधार पर, तो यहां पर इक्वालिटी लिबर्टी को डिनाई किया जाता है, एक व्यक्ति के पॉलिटिकल राइट्स को कमजोर समझा जाता है या ज्यादातर उन्हें एक तरीके से अधिकार ही नहीं मिलते हैं। अब यहां पर ब्लैक पीपल इन द फर्स्ट वर्ल्ड हैव लॉन्ग बीन डिनाइड इक्वल सिटीजनशिप, राइट टू वोट एंड अदर पॉलिटिकल राइट। लंबे समय तक इनको अफ्रीकन में अभी कुछ समय पहले ही आजादी मिली थी, भारत की आजादी के आसपास, और क्या हुआ था यहां पर इसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इनको लंबे समय तक कोई अधिकार नहीं थे, इन्हें बेसिकली स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। आज के दिन मेंटेलिटी सेम है। यहां पर पूरी की पूरी सोसाइटी बन चुकी है, एक तरफ अच्छी सोसाइटी है तो व्हाइट पीपल और गैटोज आउटसाइड द बेसिकली सिविल स्ट्रक्चर, जहां पे कमजोर वर्ग है वो बेसिकली ब्लैक के लिए छोड़ दिया गया। तो ऐसे जो रेसिज्म के सेक्शन है इसमें इनइक्वालिटी को डिनाई करने का कोई सेक्शन नहीं हो रहा है, बेसिकली इक्वालिटी स्थापित नहीं की जा रही है, एक तरीके के फोबिया है जो लोगों में क्रिएट होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है व्हाइट पीपल व्हाइट को जॉब देंगे, अगर कोई ब्लैक पीपल होगा उसको कम सैलरी ऑफर किया जाएगा, कम सैलरी ऑफर करने के बाद उन्हें लो आईक्यू माना जाएगा, उनको पोजीशन में जल्दी से प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, पॉवर्टी की तरफ वो बढ़ते जाएंगे, इवन दैट इनको सेम एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के इनके साथ काफी ज्यादा एक तरीके से कहते हैं कि अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं तो इन लोगों ने भी मान लिया कि जब हम बराबर नहीं है तो हम लड़ेंगे, हम झगड़ा करेंगे और हर चीज में लड़ झगड़ कर अपने पॉइंट्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब अपने पॉइंट्स को पूरा करने के लिए धीरे धीरे ना ये क्रिमिनलाइज होते जा रहे हैं, क्रिमिनलाइज होते जा रहे हैं, क्योंकि लड़कर अगर आप इस तरीके से सोसाइटी से जीतने की कोशिश करेंगे तो वही हाल होगा जैसे चाइना में उगर मुस्लिम्स का हुआ था, उन्हें धीरे धीरे मार मार कर खत्म किया जा रहा है। बलोच आर्मी में एक एक दिन में 18,000 लोगों को मार दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो सेम ऐसे ही यहां पर होता जा रहा है। क्रिमिनलाइज का इंपैक्ट इतना है कि जो रेसिज्म है वो धीरे धीरे जनरल हो गया है, आम चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे पब्लिक वायलेंस बहुत जल्दी हो जाता है, नीग्रोज के खिलाफ लड़ाई हो जाती है, मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसेस हैं, व्हाइट सुपरमेसी एरियाज के अंदर बहुत जल्दी उनको किल कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके से अराजकता अनार्की सिस्टम बढ़ता जा रहा है। अब व्हाइट सुपरमेसिस्ट हैं जो अपने लिए एक खुले आम पर को क्लक्स क्लैन नाम का एक ग्रुप बना देते हैं, जहां पर हर चीज के अंदर इन ह्यूमन क्राइम्स के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। अब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को अगर रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए ठहराया जा रहा है तो कॉमन सी बात यहां पे इक्वालिटी नाम का वर्ड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इक्वालिटी खत्म हो रहा है तो आए दिन डिस्टर्बेंस होगा। हालांकि कुछ लोग इसे इलेक्शन के साथ भी जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आज इस साल इलेक्शन है, इससे पीछे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मई के अंदर इंसिडेंट हो गया, मई के बाद अगस्त में इंसिडेंट हो गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि जॉर्ज जो अपने ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब खुलकर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट सुपरमेसी को फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से ये ब्लैक कम्युनिटी या इस सेक्शन को अवॉइड करने का कोशिश किया जा रहा है। अब इसमें भी और भी बहुत सारे ग्लोबल इंपैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अब इधर कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सेक्शन के लिए। जैसे कि क्या है, रेसिज्म एक ग्लोबलाइजेशन के लिए थ्रेट है। ग्लोबलाइजेशन के लिए थ्रेट क्यों है? जेनोफोबिया बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टीज क्रिएट होती जा रही है माइग्रेशन के लिए, जो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहे हैं वो वापस कहीं और जाके सेटल नहीं हो सकते, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इमेज जो होगी धीरे धीरे देशों की खराब होती जाएगी, जो यूनिफॉर्मिटी है वो खराब होगी। और कॉमन सी बात है कि बहुत सारे देशों का सिनेरियो जो चेंज होता जाता है वो अमेरिका को देख के चलता है, लेकिन कॉमन सी बात अमेरिका में ही अगर ये पॉलिसी होगी तो माइनॉरिटीज को और ज्यादा अलग अलग जगहों पर तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो एंटी इमिग्रेशन के जो अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अटैक जो आसपास के लोगों के अंदर है वो दुश्मनी की भावना क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, टूरिज्म अफेक्ट होगा, एजुकेशन अफेक्ट होगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अब इंडिया में रेसिज्म की बात करते हैं, इंडिया और रेसिज्म में तो अगर हम माने कि इंडिया में नहीं है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे अटैक्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी ये लगभग काफी ज्यादा मॉब लिंचिंग हो गया, ये सभी चीजें बहुत कॉमन है। पुलिस ने अभी हाल ही के अंदर आसाम में बेनिक्स नाम का एक केस सामने आया था, जिसमें जयराम और बेनिक्स नाम के एक पिता और बेटे की हत्या कर दी पुलिस ने, जिसके अंदर जरा सी तू मैं थी। तो पुलिस की एट्रोसिटी इंडिया में भी है, अफ्रीकन स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, अफ्रीकन स्टूडेंट्स के बाद में बहुत सारे ऐसे रेसिस्ट अटैक होते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को यूनाइटेड प्रूव करने में फेल हो जाते हैं। चाइनीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी जरा सा इशू आया, ऑस्ट्रेलिया में उठाकर चाइनीज को पीटा जाने लगा, तो
चाइनीज गवर्नमेंट को मजबूरी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को वहां पे रोकना पड़ा। जो गोरखा कम्युनिटी है वहां पर भी सेम यही होता है। तो मतलब कहने का कि ये सारे केसेस हो गए, सोशल बॉयकॉट के केसेस हो गए, ये इंडिया में भी काफी ज्यादा होते हैं। और 2020 के अंदर तो खासकर देखने को मिल रहे हैं, जब हम मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चला रहे हैं तो उस परिस्थिति में ऑब्वियसली हम जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का बैन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हम चाइनीज पीपल का भी इस तरीके से बॉयकॉट करने लग जाए, उनको मारने लग जाए, उनके साथ एट्रोसिटी क्रिएट करने लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाएगा। हम कंट्री के खिलाफ हैं, याद रखिएगा, चाइनीज कंट्री के खिलाफ हैं। अपने प्रोडक्ट्स को उठाना है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाना है, अपने देश को और सशक्त बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। लेकिन इस बीच में अगर कोई चाइनीज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइनीज सोच के कोई मणिपुर का व्यक्ति है उसको मार दिया जाए या मॉब लिंचिंग में उसके साथ कोई एक तरीके का भेदभाव क्रिएट किया जाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो है, बट व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, सेफगार्ड करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज ये कि लीगल प्रोहिबिशंस करने पड़ेंगे। लीगल प्रोहिबिशंस के अंदर अगर कहीं पर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है तो उनको और स्ट्रांगली रोकना सबसे ज्यादा कंपलसरी है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। नहीं तो ये आपत्ति एक दिन सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। लोग अंदर ही अंदर व्हाइट को मारेंगे, व्हाइट ब्लैक को मारेंगे, देश की इंसानियत समाप्त हो जाएगी। अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चलने चाहिए। बचपन से ही बच्चों के मन में, स्कूलों में, किताबों में इक्वालिटी, लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई एक बेसिकली झगड़ाबाजी ना हो। पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस को भी समय समय पर कुछ ऐसे लेसन या ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उन्हें अपने राइट्स का पता हो। जिस पुलिसमैन ने बेसिकली ने पकड़ा उसके कॉलर पे कैमरा होना चाहिए था, क्यों नहीं है कैमरा, वो जानकर उतारा गया ताकि ऐसी एट्रोसिटी की जा सके। पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या लाइब्रेरीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज में, कंपनीज में इक्वल बिहेवियर अगर मिलेगा तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। ऐसे जो एडिक्वेट, जो बेसिकली जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर होंगे तो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर हायर और लोअर सेक्शन का जो बीच का गैप है ये मेंटेन हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, जो कि बहुत ज्यादा किसी कंट्री को अपने देश में हार्मनी बनाने के लिए खत्म करनी कंपलसरी है। नहीं तो आने वाले टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट पाने की जगह ये देश के लोग आपस में ही लड़ाई झगड़े में खत्म हो जाएंगे और मेन मोटिव से बीत जाएंगे। किसी टाइम पीरियड में अमेरिका का एक गोल हुआ करता था कि अपने देश के लिए इलेक्शन की डिमांड होती थी, वो डेवलपमेंट पर मांगते थे। अब जो बेसिकली वोट्स की डिमांड हो रही है ना, वो बेसिकली रेसिज्म पर हो रही है। व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, कुछ इस तरीके का जो डाइवर्जन है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि व्हाइट सुपरमेसी को जितवा दे। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो मुद्दों में एक कंट्री को नहीं होना चाहिए वहां पर ये भी कंट्रीज फंसते हुए नजर आएंगे। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।